महंगाई बढ़ने से तनख्वाहदार तबके के अखराजात तो बढ़ जाते हैं मगर तनख्वाहें नहीं बढ़ती। ऐसे में इस तबके के लिए पेट्रोल तो महंगा था ही, अब उनके इस्तेमाल की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में भी 5 से 15 हज़ार रुपये का होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हुआ तो इस पर आवाम को शदीद तशवीश लाहक है और परेशानी का भी सामना है। उनका ये कहना है कि ये सवारी है जिसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस बारे में एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान में महंगाई से जहां तमाम तबकात मुतासिर हैं, वहीं बाइसिकल के बाद आम आदमी की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आया है। निजी कंपनीज ने कीमत में 5 से 15 हज़ार रुपये इजाफा करके मुतवस्सित तबके का वाहिद सहारा भी उनसे छीन लिया। CD70 की नई कीमत 1,49,900 रुपये से बढ़कर 1,54,000 रुपये हो गई। आदादोशुमार के मुताबिक CD70 ड्रीम की कीमत 5,000 रुपये बढ़ा दी गई और नई कीमत 1,60,900 रुपये से बढ़कर 1,65,900 रुपये हो गई है। नई कीमतों का इतलाक इसी माह 1 मई से किया गया है, जबकि CD70 की कीमत में मार्च से लेकर अब तक 10,900 रुपये का इजाफा हो चुका। मार्च से कबल भी मोटरसाइकिल की कीमत में 7,000 रुपये इजाफा किया गया था। प्राइडर मोटरसाइकिल की कीमत में 6,000 रुपये इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 1,97,900 रुपये से बढ़कर 2,03,900 रुपये हो गई। उधर CD125 की कीमत में 7,000 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई और नई कीमत 2,22,900 रुपये से बढ़कर 2,29,900 रुपये हो गई। CD125 SE की कीमत में 10,000 रुपये का इजाफा देखा गया और कीमत 2,65,900 रुपये से बढ़कर 2,75,900 रुपये हो गई। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो इस पर आवाम जो है वो शदीद तशवीश का शिकार हैं। ये एक गरीब की सवारी कहलाती है, चूँकि पेट्रोल की कीमत में तो पहले से ही इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन अब अगर मोटरसाइकिल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है तो गरीब की पहुँच से ये सवारी भी दूर हो जाएगी। और उसके बाद बाइसिकल की कीमतें भी अगर देखें तो वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। अवाम का ये कहना है कि हर चीज़ उनकी पहुंच से दूर है। अशिया खुरोनोश की कीमतों में तो पहले से ही बेतहाशा इजाफा हो चुका है और गरीब इस महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। लेकिन अब इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कीमतों में भी इजाफा होना यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत जिसका ये काम है कि आवाम को सहूलियात फराहम करे, जिसका ये काम है कि आवाम के लिए महंगाई कम करे, वो इसमें नाकाम दिखाई देती है और ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, और मोटरसाइकिलों की कीमत में इजाफा जो है काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। अगर बात की जाए कि आम आदमी की सवारी समझी जाती है मोटरसाइकिल, लेकिन ऐसे में इसकी कीमतों में इजाफे से आवाम जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मोटरसाइकिलों की मैन्युफैक्चरिंग की पर बात की जाए तो वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन हमारे जो बहुत सारे ऐसे मोटरसाइकिलों के पुर्जे होते हैं जो बाहर से मंगवाए जाते हैं और जिसके बाद एक मोटरसाइकिल तैयार की जाती है। लेकिन कीमतों में इजाफा कर दिया गया है क्योंकि डॉलर का रेट भी बढ़ गया है। और हुकूमत से अगर बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से यही कहा जाता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है तमाम तर चीज़ों को महंगा करने के अलावा। तो ऐसे में जो आम आदमी है, जो मुतवस्सित तबका है हमारा, जो कि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल इस्तेमाल की जाती है उनकी जानिब से, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हुकूमत से शिकवा-कुना भी हैं और हुकूमत से कई बार जो है इल्तिजा भी की गई कि कीमतों में जो है बैलेंस कायम किया जाए और मोटरसाइकिलों की कीमतों में जो कमी लाई जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत इस चीज़ में नाकाम है। इसी बारे में बात करेंगे। मौजूद हैं तनवीर अहमद शेख साहब जो कि पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, दिन ब दिन मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा, आवाम में शदीद तशवीश की लहर है, आखिर ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? जी बहुत शुक्रिया आपका जी, आपका प्रोग्राम में बुलाने का। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि बेसिकली एक परसेप्शन ये क्रिएट की गई है कि जो पाकिस्तान में मोटरसाइकिल्स बन रही हैं वो उसके ऊपर जो है ना, उसके पूरा डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर उस पर अमल नहीं किया गया। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपके नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो 70 सीसी वाला सेगमेंट है उसमें 95% जो है वो डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर अमल हो रहा है, यानी कि इन हाउस पाकिस्तान में चीज़ें बन रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो फैक्टर जो इस वक्त जो चल रहा है कि प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, तो उसके जो मुहरकात है उसमें सबसे बड़ा तो ये है कि देखें अभी लास्ट ही जो है हर महीने कोई ना कोई जो है वो कॉस्ट में अफेक्ट आता जा रहा है। लास्ट आप देखें पिछले महीने ही सेल टैक्स जो है 17% से 18% कर दिया गया, उसकी वजह से भी प्राइसेस बढ़ी। फिर आप देखें फ्यूल प्राइसेस और ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ने से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जा रही है। तो साथ साथ आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत बढ़ी। तो ये सारे अवामिल मिलकर जो है कॉस्ट को कहीं रुकने नहीं दे रहे। हालांकि यूजुअली मैं आपको ये बताता चलूँ कि ओवरऑल मोटरसाइकिल की सेल्स ड्रॉप हुई हैं। अगर आप जापानीज सेक्टर में जाएं तो तकरीबन 30% सेल्स ड्रॉप हुई हैं।
और अगर आप चाइनीज सेक्टर में जाएं तो ऑलमोस्ट 60% सेल्स ड्रॉप हुई हैं। तो ये भी इसका बेसिकली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इफेक्ट आता है कि जब आपकी सेल्स ड्रॉप होंगी तो ये स्किल्ड लेबर है, आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से उनको आपको रिटेन रखना पड़ता है उस लेबर को, और आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। ठीक है सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी जो है इसमें इजाफा किया गया है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ चुके हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मोटर बाइक्स की कीमतें जो हैं बढ़ा दी गई हैं। सर हमने देखा कि इन हाउस पाकिस्तान में बहुत सारी बाइक्स तैयार की जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पुर्जे होते हैं जो बाहर से मंगवाए जाते हैं। तो कौन से ऐसे पुर्जे हैं जो बाहर से मंगवाए जाते हैं जिसकी वजह से जो है कीमतों में इजाफा किया गया है? जी, इसमें मैं ये बताता चलूँ कि बेसिकली तो इसमें आप देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन 95% हो रही है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल जो है, हर आइटम का रॉ मटेरियल तो बाहर से आ रहा है ना। हाँ, अगर आप स्टील है तो वो आप देखें वो पहले 180 रुपए केजी जो प्राइस थी, जो अब 350 पे हो गई है। तो उसका रॉ मटेरियल तो स्टील जो है वो बाहर से आ रहा है। इस तरह अगर एल्युमिनियम पार्ट्स अगर उसमें यूज हो रहे हैं, प्लास्टिक पार्ट यूज हो रहे हैं, कॉपर यूज हो रही है, वो सब प्लास्टिक जितनी सब आइटम है इसके रॉ मटेरियल्स तो बाहर से हैं। और उसमें जो है गवर्नमेंट ने जो इस वक्त एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि एलसीज नहीं खुल रही, तो इस वक्त जो बाहर मार्केट में एज आ पुराने वेंडर्स के पास अवेलेबल है तो उनके अपने प्राइसेस हैं, तो वो भी एक पूरा मोनोपोली उनकी बन गई है और खेल रहे हैं। तो इसके अगर प्राइसेस को कम करना है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके एलसीज की ये जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं इसको जल्दी ख़त्म किया जाए और डॉलर को भी एक जगह पे रोका जाए। आज से 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले डॉलर 168 रुपए था, आज डॉलर 300 रुपए में अवेलेबल है। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह पॉसिबिलिटी है कि जो है ना आप कॉस्ट को जो है ना वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। शेख साहब, एलसीज नहीं खुल रही हैं, यकीनन ये एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में डॉलर्स मौजूद नहीं है, ये भी कहा जाता है, और ये भी डेफिनेटली एक हर्डल है बहुत ज़्यादा। मैन्युफैक्चरर्स को मज़ीद ऐसी कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं और क्या इनके हल के लिए गवर्नमेंट के साथ कोई राबता, कोई डायलॉग, कोई मीटिंग उनके साथ चल रही है? देखिए, हमने वक्तन हमेशा जो है हर प्लेटफॉर्म से कोशिश की, चेंबर्स के प्लेटफॉर्म से, फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से, कि हम अपने मौक़िफ़ को सही तरह प्रॉपर्ली बयान कर सकें, जिसमें हमें सपोर्ट चाहिए। लेकिन आप देखें कि जब भी हम कोई एक चीज़ को लेकर उसको गवर्नमेंट को पेश करते हैं, उसी दौरान कोई ना कोई नई चीज़ हो जाती है। अब आप देखें इस वक्त मार्कअप जो है वो 22-23% से भी ऊपर चला गया है। तो इस हाई मार्कअप के ऊपर आप क्या प्लान देंगे और किस जगह पे जो है ना वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के डायलॉग्स करेंगे? डेफिनेटली गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेक होल्डर्स का प्रॉपर बैठे और ये कॉस्ट में जो अब आगे इश्यूज हैं इसके लिए वर्किंग करे। जैसे आजकल गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव आगे लिया है कि अब ईवी बाइक को जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली इसका मार्कअप कम करना पड़ेगा ताकि वो भी लोगों की जो है क़ुव्वत ख़रीद के में आ सके, वो कर सकें। क्योंकि इस इन्फ्लेशन में तो मेरा ख्याल में कि आप ये चीज़ जो है बड़ा मुश्किल होती जाएगी रोज़ रोज़ कॉस्ट बढ़ने से कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद। शेख साहब, एक आम सा तासुर ये है कि जब भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है फिर उसको नीचे लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है या नियर टू इम्पॉसिबल होता है। अभी ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की बाइंग पावर नहीं है, लोग जो है वो नहीं ख़रीद पा रहे हैं। इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, क्या ये इम्कानात मौजूद हैं कि ये कीमतें कम हो पाएंगी? देखें, ये इस वक्त इंडस्ट्री की भी यही जो मेन डिज़ायर है कि किसी तरह भी डॉलर प्राइसेस और ये एलसीज खोलने से जो है डेफिनेटली प्राइसेस नीचे आएंगी। और अगर गवर्नमेंट इस पर सपोर्ट करे और इसकी एलसीज को ओपन कर दे तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि प्राइसेस अच्छी खासी नीचे आ जाएंगी। सर, जिस तरह से अभी हम इन्फ्लेशन पे भी बात कर रहे थे, महंगाई बढ़ चुकी है जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, वो भी उनकी भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं, किन किन पॉइंट्स पे, किन किन मुहरिकात पे गवर्नमेंट को अमल करना चाहिए ताकि जो एक बैलेंस है वो कायम हो सके? देखिए, हमेशा हर जो मुल्क है जब तक उसमें प्रॉपर रिफॉर्म्स के ऊपर वर्किंग नहीं होगी और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर बात नहीं होगी, जैसा कि इस वक्त हमारा हमेशा से गवर्नमेंट के साथ ये डायलॉग अब चल रहा है कि आप मिसाके जमहूरियत की बात करते हैं तो मिसाके जो है इसकी भी बात करें, मैशियत की भी बात करें। जो भी आप पॉलिसी दें वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें हमें। आप जो भी गवर्नमेंट आए, हमारे एज अ बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सारे ही एक इज़्ज़त के काबिल होते हैं, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी हमेशा उसके साथ है जिनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो पब्लिक के लिए अच्छी हों और इसलिए और इंडस्ट्री के लिए अच्छी हों। तो ये जो भी पॉलिसी चल रही है इसमें अगर गवर्नमेंट ने प्रॉपरली रिफॉर्म ना किया और जो चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी के ऊपर प्रॉपरली काम ना किया तो उसके बगैर आप किसी किस्म की भी कोई अच्छी उम्मीद मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, आप चूँकि
ख़ुद जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, तो ये बताइएगा कि ये इन्वेस्टमेंट आने के लिए क्या मौजूदा माहौल जो है वो साजगार है? अभी आपने ख़ुद बात की कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट बहुत जो है वो हाई है पाकिस्तान में, तो जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है, तो क्या नई इन्वेस्टमेंट ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में आ पाएगी? देखिए, इस वक्त मैंने जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जब तक क्लियर नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको ये बताएं कि अभी हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर में आज से 1.5 साल पहले 4 व्हीलर इंडस्ट्री को जब गाड़ियों के ऑन्स इतने ज़्यादा चल रहे थे तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर ये कहा गया कि आप ऑन को है वो ख़त्म करें और उसके लिए आप एक्सपेंशंस करें अपने प्लांट्स में ताकि ऑन ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन तमाम जितने भी बड़े बड़े असम्बलर्स थे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज आप देखें 1 साल के बाद आज कितने बड़े बड़े इदारे जिनका मैं नाम नहीं लूँगा आज वो बंद हो गए हैं, आपकी भी नॉलेज में है। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा, देखें आप, इससे जो चीज़ें क्रिएट होंगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो जाएगी और फिर जो एक जो प्रोजेक्ट बंद हो जाए, इंडस्ट्री बंद हो जाए, उसको दोबारा खड़े करने के लिए सालों साल चाहिए। तो ये इसमें जो है गवर्नमेंट को मैंने बताया जब तक ये रिफॉर्म्स की पॉलिसी स्टेक होल्डर्स का बैठ के और लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे ताकि वो एक जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आती है उसको ये तो पता हो कि मैं आज जो इंडस्ट्री लगा रहा हूँ इसमें पॉलिसी भले गवर्नमेंट जो भी आ जाए लेकिन पॉलिसी जो वो इकोनॉमी की सेम ही होगी। शेख साहब, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है कुछ शॉर्ट टर्म इकदाम ऐसे होने चाहिए जिससे आवाम को कम से कम कुछ सहूलत मिल सके। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, नो डाउट कि इसमें शॉर्ट टर्म भी पॉलिसी तो ज़रूर चाहिए, लेकिन उसमें सबसे पहली तो एक चीज़ है वो एलसी है। जब तक आप किसी का आपने सांस ही अगर रोक लिया और फिर आप बोलें कि इसके ऊपर आप वर्ल्ड के साथ बैठकर आप कंपटीशन करें और अपनी आवाम को भी फ़ायदा दें और वर्ल्ड में भी आप एक्सपोर्ट को इस तरह लेके प्रोडक्ट को लेके जाएं ताकि आपको फॉरेन एक्सचेंज आए, तो उसके लिए सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें तो देनी है ना। आप जब तक एलसी नहीं खोलेंगे, कब माल ही किसी का नहीं आएगा, रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, तो वो क्या प्लानिंग करेगा, वो क्या लोगों को तसल्ली देगा। इस वक्त तो वो खुद जो है ना इसमें डिस्पैरिट है कि मैं इसको कैसे। बिल्कुल सर,